तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अच्छी न्यूज़ दे देना चाहता हूँ कि अब हमारा जो कोर्स है मेडिकल योगा का और वुमेन वेलनेस वाला, दोनों ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आ गया है। तो जो भी चाहे वो रिकॉर्डेड कोर्स हमारा परचेज कर सकते हैं। हम सोच रहे थे कि मतलब रिकॉर्डेड लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी खुशी है कि अब तक हमने 35 लोगों को रिकॉर्डेड सेशन दे दिया और सभी संतुष्ट हैं। सो रिकॉर्डेड सेशन हमने इस तरीके से प्लान किया है कि वो बोरिंग भी ना हो, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन देखना थोड़ा बोरिंग होता है लोगों को। तो हमने उसको इस तरीके से प्लान किया है कि लाइक आप एक हफ्ते में 2 3 4 5 जितने वीडियोस देख सकते हो देखो। फिर उसमें जो भी अगर आपको डाउट्स हैं तो वो डाउट्स आप पेपर पे नोट कर लो। और हर संडे हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे क्वेश्चन आंसर का, जिसमें आपके सारे डाउट्स को हम कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे आज आपने रिकॉर्डेड सेशन देखा, अगर आपको कुछ डाउट हुआ आपने नोट कर लिया और वीकेंड पे उसकी रिप्लाई मिल। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि नहीं, इसका जवाब तो मुझे अभी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आराम से अपने फोन पे व्हाट्सएप पे जाइए, अपना डाउट वॉइस नोट पे रिकॉर्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। सेम डे आपको वॉइस नोट पे ही उस डाउट का सोल्यूशन मिल जाएगा, जिससे आप आगे की वीडियो आसानी से देख पाए। तो ये रिकॉर्डेड सेशन अलग से नहीं रिकॉर्ड किए गए हैं। ये हमारे जो बेस्ट प्रेगनेंसी का बैच हो रहा था या जो मेडिकल योगा का बैच हो रहा था, उस पूरे बैच को रिकॉर्ड किया हमने। और रिकॉर्ड करके फिर उनको सही तरीके से हमने प्लान करके आपको देने की कोशिश की है। सो रिकॉर्डेड सेशन देने से दो फायदे हुए। एक तो कोर्स की प्राइस जो है वो आधी से भी कम हो गई। दूसरा ये हुआ कि सस्ता होने के साथ साथ सुविधाजनक हो गया। अगर 1 घंटे दिन में आपको स्पेसिफिक निकालने होते थे कि नहीं रोज मेरी 2:30 बजे क्लास है, मैं 2:30 बजे कहीं नहीं जा सकती। अभी क्या है कि आप दोपहर को देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, सुबह देख रहे हो, रात को देख, ये आपकी मर्जी। आप कभी भी सिंपली अपने लैपटॉप पे, टीवी पे, मोबाइल पे सेशन रिकॉर्डेड देखा, पेपर पेन लेके बैठे और नोट कर लिया। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आसानी से सॉल्व होते जाएंगे। और वैसे भी हम स्क्रीन पे ही तो बात कर रहे हैं, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो, और वो भी रिकॉर्डेड सेशन ऐसा है उसमें भी स्टूडेंट है, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, स्टूडेंट है। तो लोगों के सवाल उनके जवाब आपको सुनने को मिलेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि बस आपकी स्क्रीन पर इमेज नहीं दिख रही होगी, आप अपने आप को एकदम लाइव ही फील करोगे। और फिर भी अगर कुछ पूछना है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, वीकेंड पे आइए, वीकेंड पे हम बात करेंगे, या फिर आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, सेम डे आपकी रिप्लाई मिल जाएगी। तो ये मात्र 11,000 रुपए में मेडिकल योगा है और 11,000 रुपए में ही वुमेन वेलनेस है। तो जो भी इसको परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे आने से बेस्ट पार्ट ये हुआ कि जिस दिन, जैसे सीमा जी देख रही है, सीमा जी हमारा वुमेन वेलनेस का कोर्स देख रही है और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए सीमा जी आपको, आप संतुष्ट हैं पूरी तरीके से? एक बार प्लीज बोल दीजिएगा। आप म्यूट है शिवा जी, म्यूट है, प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। सीमा मिश्रा से टाइटल से मत सोचिएगा कि हम रिश्तेदार हैं, हम कभी फेस टू फेस मिले भी नहीं है। तो सीमा जी आप म्यूट है, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिएगा। आकांक्षा है, आकांक्षा भी हमारा रिकॉर्डेड सेशन देख रही है। बहुत सारे लोग हैं जो हमारा रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं। दीपाली है, दीपाली भी देख रही है। श्वेता गौतम है, वो भी देख रही है। श्वेता भी तो रिकॉर्डेड सेशन ही मैं प्रेफर कई लोग हमारा करती भी रिकॉर्डेड टाइम सेशन देख किसी भी रहे हैं टाइम। और सभी संतुष्ट हैं। तो जी सीमा सर जी। मैं जी सर मैं नमस्कार सर। मैं देख रही हूँ सेशन और वीडियोस देख रही हूँ, अपने सुविधा के अनुसार मैं देख रही हूँ, मुझे थोड़ा समय का अभाव है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको समझने के लिए और याद रखने के लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ।
धीरे धीरे अपने समय के अनुसार मैं देख रही हूँ जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। चलिए इसको प्रचार को बंद करते हैं अभी, क्योंकि ऐसा लगे कि हम ये इफेक्टिव लर्निंग की जगह प्रचार पे लग गए हैं। तो ठीक है, ये आपको बताना था मुझे, इसलिए मैंने बता दिया कि हमारा रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे कोर्स अवेलेबल है, और दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। दोनों कोर्स अगर एक साथ खरीदते हैं तो कुछ डिस्काउंट भी है, और अगर आप अलग अलग खरीदना चाहें तो अलग अलग भी खरीद सकते हैं। जिनको भी ये कोर्स खरीदना है वो कॉल कर सकते हैं 8800575762 पे। 8800575762 पे, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ग्रुप में अगर आप हैं तो ग्रुप में सारी डिटेल्स तो आपको मिल ही रही है। ठीक है, चलिए तो अब हम सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे वुमेन वेलनेस की, और उसमें हमने बात की थी शायद कि हॉर्मोन्स कैसे आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो अगर लास्ट क्लास में कुछ किसी को कंफ्यूजन था, आपके सवाल ले सकते हैं, और नहीं अगर किसी भाई। को कुछ कंफ्यूजन नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो मैं आगे ले चलता हूँ आपको। मैं ले चलता हूँ आपको ब्रेन के पास। एक फीमेल की वेल बीइंग में ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि आपके हॉर्मोन्स जो है, आपका ईस्ट्रोजन, आपका प्रोजेस्टेरोन, आपका एफएसएच, आपका एलएच, ये सारे हॉर्मोन्स जो है ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन ये इन्फ्लुएंस होता क्यों है, ये चेंजेस आते क्यों है? कब आपका ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, कब आपका ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है, कब आपका एफएसएच डिस्टर्ब हो रहा है, कब आपका एलएच डिस्टर्ब होगा, या कब एंड्रोजन बनेगा। तो ये सारे चेंजेस होते क्यों हैं? जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप योगा टीचर हैं तो आज का सेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आज हम ब्लड सप्लाई से इतर थोड़ा और आगे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बड़े काम की चीज ये है कि फीमेल के इंडोक्राइन सिस्टम में उनके ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ब्रेन के इमेज को देख रहे हो तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कार्पस कोलोजम है और ये सेरेब्रम है। ठीक, सो यहाँ सेरेब्रम जो है वो बेसिकली ब्रेन के सारे रिसेप्टर सेंटर्स का एक घर है, जिसमें बहुत सारे रिसेप्टर सेंटर्स हैं जो अलग अलग तरीके के फंक्शंस को पूरा कराएं। और ब्रेन के अलग पार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे और पार्ट्स हैं, जैसे सेरेबेलम है, मेडुला है, पॉन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है। सो ये सारे अलग अलग हिस्से जो है ये अलग अलग तरीके का काम करते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी अनोखी चीज जो है वो है आपका ब्रेन के भीतर का एक दबाव। सो ये जो आप देख रहे हैं ब्रेन, और ये ब्रेन की जो लेयर्स देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, इसको ब्रेन को हमने बीच से ऐसे काट दिया है। सो बीच से जब ब्रेन को हम लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ब्रेन की जो लेयर्स है ना, यहाँ पे मेजरली मैं अभी आपको सिर्फ 3 लेयर्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन कम हो। तो जो ब्रेन की लेयर्स हैं उन उनमें बड़ी जरूरी चीज होती है कि अच्छा सा दबाव बना रहता है। मतलब ये ब्रेन जो है ना, जैसे हम ऑर्गन की बात कर रहे थे ना कि ऑर्गन जो है वो पेरिटोनियम से कवर्ड है, सो दैट आपका ऑर्गन कहीं इधर उधर मूव ना करे, किसी दूसरे ऑर्गन को इन्फ्लुएंस ना करे, दूसरे ऑर्गन के साथ डिस्टर्ब ना करे। उसी तरीके से आपके ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में बहुत अच्छे से डिवाइड किया गया है, और इस डिवीजन को सेपरेट रखने के लिए एक फ्लूइड डाला गया है। इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, जो कि आपके ब्रेन में है और आपकी स्पाइन में। यहाँ पे खून के बाद जो बड़ा दबाव बनाता है या बड़ा चेंज लाता है वो ये सीएसएफ फ्लूइड है। तो जो ये आपका सीएसएफ फ्लूइड है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीएसएफ फ्लूइड आपके ब्रेन में
हो रहे दबाव को नियंत्रित करता है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हाँ, सो अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात कर रहे थे, तो अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे सिर्फ इन्हीं तीन चीजों पे बात करते हैं। किन तीन चीजों पे बात करेंगे? ये जो दबाव मैं आपको बता रहा हूँ, इस दबाव का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब ये दबाव बढ़ेगा तो ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पिट्यूटरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग अलग हिस्से हैं जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो जब ये क्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, जब ये दबाव सीएसएफ फ्लूइड का बढ़ेगा, तो ये दबाव हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को ऐसे दबा देगा। आपको कोई जोर से ऐसे पकड़ ले तो आप क्या फ्रीली सारे काम अच्छे से कर पाओगे? आप थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करोगे ना, थोड़ा इरिटेशन फील करोगे। ठीक उसी तरीके से जो ये क्रेनियल प्रेशर है, ये क्रेनियल प्रेशर का भी यही काम होता है कि जब ये क्रेनियल प्रेशर बढ़ता है ना, तो ये हाइपोथैलेमस को जोर से दबा देता है, ये पिट्यूटरी को जोर से दबा देता है। तो जब पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जोर से दब जाएंगे तो इनके भीतर खून की सप्लाई कमजोर हो जाएगी, और जब इनके भीतर खून की सप्लाई कमजोर होगी तो ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे। जो आपका स्कल की ओर ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज होगी, तो स्कल के जो फंक्शंस हैं, जो ब्रेन का फंक्शंस है, वो गड़बड़ होने लगेंगे। तो ब्रेन को जो जो काम जैसे जैसे जब जब करना है वो ढंग से करेगा नहीं, और जब ढंग से नहीं करेगा तो दिक्कत कहाँ आएगी? ब्रेन बोलेगा हाइपोथैलेमस को कि भाई ऐसा करो, जीएनआरएच बना दो। तो हाइपोथैलेमस बोले अरे यार अभी तो मैं परेशान हूँ, अभी रुक जा, थोड़े दिन बाद बनाऊंगा। तो जब वो बोलेगा थोड़े दिन बाद बनाऊंगा, तो जीएनआरएच की एब्सेंस में आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा? सफर करेगा। हो गई आपको रिप्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम। अब उसमें क्या हुआ, ब्रेन दोबारा आके बोलेगा नहीं नहीं मैं तेरे को बोला था ना तू जीएनआरएच बनाएगा। तो बोलेगा अच्छा रुक जा भाई बनाता हूँ। तो वो जब बनाने के प्रोसेस में लगेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो मानो उसको बनाना था 1 लीटर, उसने बनाया 700 ml। तो जब जीएनआरएच कम बना तो क्या होगा, ब्लड में एफएसएच का लेवल, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। जब किसी फीमेल के ब्लड में एफएसएच का लेवल कम होगा तो क्या होगा, उसकी जो ओवरी है उसके भीतर जो एक का मेच्योरिटी हो रही थी वो प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। अब स्लो डाउन होगी तो उसमें से कई सारे इमेच्योर फॉलिकल्स बनने लगेंगे। अब जब ये इमेच्योर फॉलिकल्स बनेंगे तो ये ना तो कंसीव होने लायक होंगे और ना ये पूरी तरह से पीरियड्स लाने लायक होंगे। तो ये एक तरीके से अध कचरे, असामाजिक तत्व बन के निकलेंगे, जो ना समझदार है, ना बुद्धिमान है, ना काम के हैं। तो ये जब ओवरी से निकलना चालू करेंगे तो जितनी बार हाइपोथैलेमस परेशान होगा उतनी बार ये ओवरी से निकलने लगेंगे। तो अगर आपका हाइपोथैलेमस मानिए 25 साल से लेके 35 साल तक बड़ा स्ट्रेस में रहा, ये क्यों स्ट्रेस में रहा अभी उस पर हम जाएंगे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि 25 साल से 35 साल तक आपका क्रेनियल प्रेशर बढ़ा रहा। तो जब क्रेनियल प्रेशर बढ़ा रहेगा तो एफएसएच कम आएगा, ईस्ट्रोजन कम आने लगेगा, या ईस्ट्रोजन बढ़ेगा जब एफएसएच कम होगा तो रेशियो तो मेंटेन करेगा ही। तो जो इस 10 साल के विंडो में आपके ओवरी से जो एक एक एग निकलना चाहिए था वो सैकड़ों एग निकलने लगेगा। तो जो 100 साल तक ओव्यूलेशन हो सकता था वो क्या हुआ, कितने गुना कम हो गया? एक बार में अगर 100 एग भी रप्चर हो रहे हैं, 100 एग भी डैमेज हो रहे हैं, तो आप अनुमान लगाओ कि अपने 10 साल में कितनी साइकिल हो गई आपकी? 12 दाह में 120, 120 साइकिल्स
मतलब 120 गुना आपके एक्स का बर्बादी। तो जब 120 गुना एक्स की बर्बादी होगी तो क्या होगा? 35-40 साल की एज के बाद आपके पास एग ही नहीं बचेगा। और जब एग ही नहीं बचेगा आपके पास, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? पीरियड्स बंद कर देगी, मेनोपॉज का टाइम टाइम आ जाएगा। तो 30 से 35 साल की एज में आपको कंसीव करने में स्ट्रगल होगा, बाद में आपका पेरीमिनोपॉजल फेज चालू हो जाएगा। तो आप कहाँ कहाँ परेशान हुए? ना तो आप ढंग से बच्चा पैदा कर पाए, ना ढंग से बच्चे को संभाल पाए, बिकॉज अगर हार्मोन ढंग से नहीं बन रहे तो फीड कराने में भी दिक्कत आएगी, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर अच्छी नहीं होगी, तो ये सारे ऑर्गन्स की रिकवरी अच्छी नहीं होगी। तो ना तो बच्चा आएगा, और बच्चा किसी तरीके से आ गया तो उसकी देखभाल ढंग से नहीं हो पाएगी, देखभाल ढंग से हो भी गई तो मेनोपॉज जल्दी आ जाएगी। तो कुल मिला के एक फीमेल जो 60-70 साल तक एक्टिव और एनर्जेटिक रहने वाली थी, जो 60-70 साल तक हेल्दी रहने वाली थी, वो 40 साल में क्या होगा? वो गायनकोलॉजिस्ट के चक्कर लगाने लगेगी कि मैडम ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मैडम पेन हो रहा है, मैडम सूजन है, डिस्कम्फर्ट है। तो गायनकोलॉजिस्ट क्या करेगी? उठ के बोलेगी कोई बात नहीं डियर, ऐसा करते हैं तुम्हारा यूट्रस रिमूव कर देते हैं। तो आज आप देखो अपने आसपास, सो 10 में से 2 फीमेल्स ऐसी मिल जाएंगी जिनका डॉक्टर ने या तो यूट्रस रिमूव करने को बोला है या ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। और अगले 10 साल के बाद ये नंबर बहुत तेजी से बदलने वाला है। तो यहाँ जरूरत होगी अच्छे पढ़े लिखे योगा टीचर्स की। अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो, ढंग से समझ जाते हो, तो मेरा विश्वास मानिए कि आप 90% यूट्रस रिमूवल केसेस रोक दोगे। तो सिर्फ यूट्रस रिमूवल ही नहीं रुकेगा। आप सोचो, पीरियड्स की जर्नी बेहतर हो जाएगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे, पेन नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, ढंग से प्रेगनेंसी होगी, कंसेप्शन इजी हो जाएगा, प्रेगनेंसी जर्नी सेलिब्रेट होगी। मीनोपॉज जो है वो जो इतना सरदर्द का समय है ना अभी, वो स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि पहले लोगों को मीनोपॉज होते थे पता ही नहीं चलता था। आप थोड़ा पता करो आपकी नानी या दादी को, मीनोपॉज कभी घर में किसी को पता ही नहीं चला उनको मीनोपॉज कब हुआ। सही कह रहा हूँ सबीना जी, दीपिका जी, सीमा जी? तो आखिर जब दादी नानी को पता ही नहीं चला, मुझे तो मेरी माँ का मेनोपॉज नहीं पता चला। जबकि मैं मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला बच्चा था कि माँ को थोड़ी भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे लगेगा कि यार उनका मेनोपॉज का ट्रांजिट है। लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरी माँ को ऐसा कुछ इरिटेशन हुई हो, कभी परेशान हुई हो, कभी मूड स्विंग्स हुई, कभी उनको हॉट फ्लैशेस आए हो, कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं मैंने। तो मेरी माँ तो बहुत बहुत पुरानी नहीं है। जब मेरी माँ को नहीं हुआ तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ दादी को तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, नानी को भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि नानी को भी मैंने देखा था। नानी बहुत एक्टिव और बहुत एनर्जेटिक थी अपने लास्ट लास्ट तक। तो आखिर फिर आज के फीमेल्स को इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आज की फीमेल्स को मेनोपॉज का, पीरियड्स का, प्रेगनेंसी का, इनफर्टिलिटी का इतना प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक गलती से आ रही है कि उनका हाइपोथैलेमस ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। उनका हाइपोथैलेमस ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनका क्रेनियल प्रेशर फ्रिक्वेंटली बढ़ रहा है, उनकी बॉडी मोस्ट ऑफ टाइम कार्टिसोल यूज कर रही है। तो जब मोस्ट ऑफ टाइम आपकी बॉडी कॉर्टिसोल यूज करेगी तो क्या होगा? अगर आप क्रेडिट कार्ड की जिंदगी जी रहे हो तो कभी ना कभी आपकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई गड़बड़ होगी। और जैसे ही गड़बड़ होगी तुरंत वो रिकवरी एजेंट्स फोन करने लगेंगे, पैसे भरे नहीं अभी तक आपने, 80% का इंटरेस्ट लगाएंगे, 200% का इंटरेस्ट लगाएंगे, टॉर्चर कर देंगे आपकी जिंदगी को। ठीक वही हो रहा है। तो जो आपका एनर्जी मैकेनिज्म है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। दैट्स वाई जो फीमेल बनी थी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, वो खुद को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं।
एक फीमेल का जो जन्म था वो बड़ा पवित्र जन्म था सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। कहते हैं ना, आज भी कहते हैं कि एक लड़की अगर पढ़ लिख ले तो दो परिवारों को बेहतर करती है। अपने मम्मी पापा का परिवार तो बेहतर करती ही करती है, अपने हस्बैंड का परिवार भी बेहतर करती है। तो सोचो एक फीमेल कितनी स्पेशल थी। अब वो बेचारी खुद का जीवन नहीं बेहतर कर पा रही तो फिर बच्चे क्या संभालेगी? बच्चों को इरिटेट रहेगी, बच्चे फ्रस्ट्रेट रहेंगे, तो बच्चे भी माँ जैसे ही होंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम चाहते हैं कि लोगों की लाइफ से दूर करें, तो क्रेनियल प्रेशर कम करने की टेक्निक सीखिए। और अगर आप क्रेनियल प्रेशर को सही तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे तो पूरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर ले जाएंगे। ये क्रेनियल प्रेशर बहुत अनोखी चीज नहीं है। ये प्रेशर बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है, ये समझिए आप। देखिए क्या होता है, हमारे दिमाग में और स्पाइन में एक फ्लूइड भरा हुआ है, उसके बाहर की ओर एक लेयर होती है जिसको हम सेरिब्रम की लेयर्स बोलते हैं, या जो मेनिंजस की लेयर बोलते हैं। आपने सुना होगा दिमागी बुखार होता है तो ये लेयर में सूजन आ जाती है। तो हमारी बॉडी नेचुरली जब काम करती है ना, तो हमारी बॉडी का नेचुरल काम करने का तरीका क्या है कि हमने खाना खाया, खाना खान जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट के फॉर्म में हमारे लिवर ने उसको सिंपल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया, और सिंपल फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर ब्लड को दिया। ब्लड ने उस खाने को ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और थायरॉक्सिन के साथ सेल को दिया। जब ये सारी चीजें सेल में जाके मिली तो सेल में एक रिएक्शन हुआ और ये जल गए। इनके भीतर एक प्रोसेस हुआ जिस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और रिजल्ट में क्या निकला? एनर्जी निकली, जिसको योग की भाषा में हम जीवनी शक्ति या वाइटल एनर्जी या एनर्जी सिस्टम बोलते हैं। सो बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म जो था, जिसमें हमने एनर्जी देनी थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? थायरॉक्सिन, हीमोग्लोबिन, आपका खाया हुआ खाना और ऑक्सीजन। तो जब ये सारी चीजें आपके सेल में गई और वहां पे ये एनर्जी में बनी, तो रिजल्ट में पानी आया। और इस पानी ने आपके शरीर के भीतर की बाकी गंदगी को बाहर निकाल दिया। तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिस्टल, क्रिएटिनिन, ट्राइग्लिसराइड, फास्फेट, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट को बॉडी ने एक्सक्रीट करना सीख लिया। अब जब ये एक्सक्रीशन ढंग से नहीं होगा, ये न्यूट्रिशन ढंग से नहीं होगा, तो हमारे पास एनर्जी की कमी हो जाएगी। लेकिन शरीर को तो चलाना है, एनर्जी की कमी होगी तो हमारी बॉडी एनर्जी उधार लेती है। उधार किससे लेती है? एक हार्मोन होता है कार्टिसोल। ये हार्मोन जो है ये आता है और हमारे एनर्जी सिस्टम को बूस्ट कर देता है। जैसे हमारी महीने की सैलरी जब कम होने लगती है तो हम क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं और थोड़ा कंफर्टेबल फील कर लेते हैं, लेकिन बाद में उस क्रेडिट कार्ड को हमें भरना पड़ता है। उसी तरीके से जब हम कार्टिसोल को यूज करते हैं तो रिजल्ट में हमारी बॉडी ज्यादा टॉक्सिन बनाती है। तो ज्यादा टॉक्सिन मतलब अब हमें एक्सक्रीशन को ज्यादा बढ़ाना चाहिए। तो एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या थी हमारे पास? ऑक्सीजन परसेंटेज हाई होना चाहिए था, है ना। उसके बाद आपका ब्लड का जो कार्डियक आउटपुट है या रिदम रेट वॉल्यूम है, ये इन्फ्लुएंस होना चाहिए था। तो जब आपका ब्लड सर्कुलेशन चेंज नहीं हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ, तो कार्टिसोल का जो आउटकम है वो बॉडी से बाहर नहीं गया, बॉडी में इकट्ठा होने लगा। तो बॉडी क्या होगी? धीरे धीरे काम तो कर रही है लेकिन स्लो होने लगेगी। तो ये आपके ऊपर क्रेडिट कार्ड का मिनिमम बैलेंस का प्रेशर बढ़ता गया, पर आप वो प्रेशर से अभी उबर नहीं पा रहे। आप सिर्फ मिनिमम बैलेंस पे किए जा रहे हो, पे किए जा रहे हो। आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू चला चल रहा है, चला चल रहा है, चला चल रहा है, मतलब सर पे बोझ रखा हुआ है। बॉडी धीरे धीरे सरवाइव कर रही है। तो जब सरवाइव कर रही है तो क्या आप अपनी खुशी के लिए
कोई बड़ा खर्चा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ना तो आप अपने लिए छुट्टियां प्लान कर सकते हो, ना आप अपने घर में कोई नई चीज खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको मिनिमम पे कर रहे हो, बाद में भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू देना ही देना है। तो आप एक तरीके से उधार की जिंदगी में अपने भीतर बोझ और कचरा इकट्ठा करने लगते हैं। तो आपकी बॉडी को कम एनर्जी में चलने की आदत हो जाती है, जैसा आजकल आप देखोगे ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। क्या करते हैं? वो सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, शाम को फिर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, अपने काम निपटाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो 90% लोगों की लाइफ ऐसी ही चल रही है। तो जब शरीर में गंदगी बढ़ती जाएगी, आपका एनर्जी सिस्टम नहीं बढ़ेगा, तो अंत में ये कार्टिसोल जो है अब आपको टॉर्चर करना चालू करेगा। अभी तक तो आपको लाइफस्टाइल को खराब करके सिस्टम को स्लो डाउन करना, अब ये टॉर्चर करना चालू करेगा कि भाई मेरा रिटर्न करो, मेरा रिटर्न करो। तो टॉर्चर कैसे करेगा? क्रेडिट कार्ड वाले आपके घर आ जाएंगे, आपको फोन करेंगे, आपको धमकाएंगे, है ना, आपको बेइज्जत करेंगे। तो आप सो दैट उनको रिटर्न करो, तो ये फिर क्या करेगा? ये कार्टिसोल आपके एंडोक्राइन सिस्टम को खराब करेगा। तो ये आपके थायरॉक्सिन को डिस्टर्ब करेगा, तो आप हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म की दवाई खाने लगेंगे। फिर ये आपके हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब करेगा, तो आपके पीरियड गड़बड़ होने लगेंगे, तो आप 2-4 दिन थोड़ा तकलीफ झेलोगे, फिर बोलोगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। अपने किसी फ्रेंड को बोलोगे यार इस महीने तो मेरे को बहुत हैवी ब्लीडिंग हुई है, तो आपकी फ्रेंड बोलेगी कोई बात नहीं, नॉर्मल है, मेरा भी बहुत बहुत हैवी ब्लीडिंग होता है। तो उसको सुन के आप भी रिलैक्स हो जाते हो, चलो उसको भी हैवी ब्लीडिंग हो रही, मुझे भी हो रहा है। फिर 3-4 महीने ये नाटक चलता रहेगा, तो फिर कार्टिसोल को लगेगा यार ये हैवी ब्लीडिंग से भी ये नहीं समझ रही है, तो फिर और टॉर्चर करेगी। तो नेक्स्ट मंथ आपको इरिटेशन, मूड स्विंग्स होने लगेंगे। फिर आप क्या करोगे? अपनी दूसरी फ्रेंड को बोलोगे यार इस महीने मेरे को बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों गुस्सा हो जाती हूँ। तो आपकी फ्रेंड बोलेगी कोई बात नहीं, मेरे को भी होता है, नॉर्मल है। फिर आप शांत होके बैठ जाओगे कि भाई मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, नॉर्मल है। आजकल तो सिखाया भी जा रहा है ना कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स में मूड स्विंग्स होना नेचुरल है। तो आप ऐसे ही झेल के बैठ जाओगे। फिर आगे बढ़ोगे, तो फिर आपकी हड्डी कमजोर होने लगेगी, यूरिन लीकेज होने लगेगा, इन्फेक्शन होने लगेंगे, वेजाइनल सिक्रेशन डिस्टर्ब होंगे। फिर आप अपनी दूसरी फ्रेंड को पूछोगे यार ऐसा ऐसा हो रहा है, बोलेगी कोई बात नहीं, मेरे को भी होता है, नॉर्मल है। ठीक। फिर आप शांत होकर बैठ जाओगे, फिर आपका प्रोसेस गड़बड़ होता रहेगा। तो अब हाइपोथैलेमस लगेगा ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है, इसको टॉर्चर ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिर वो ज्यादा टॉर्चर क्या करेगा? या तो आपको चॉकलेट सिस्ट डेवलप करेगा, या आपको एंडोमेट्राइटिस डेवलप करेगा, एडिनोमाइसिस डेवलप करेगा, पॉलिप्स बनाएगा, सिस्ट बनाएगा, फाइब्रॉइड्स बनाएगा। तो अब आपको दिक्कत होगी, पेन ज्यादा होगा, डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा। तो आप अपने फ्रेंड को फिर पूछोगे तो बोलेगी हाँ यार होता तो मेरे को भी है, लेकिन ऐसा कर तू ऊपर डॉक्टर को दिखा दे। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर देखेगी, बोलेगी अरे ये तो गड़बड़ हो गया है, आपको तो पीसीओएस हो गया है। कोई बात नहीं, पीसीओएस हो गया है, तो आप ऐसा करो मेटफॉर्मिन खाना चालू कर दो, या ये हॉर्मोन्स खाना चालू कर दो। आप वो खाते रहोगे, आपको बॉडी सिस्टम और डिस्टर्ब होता जाएगा। तो फिर आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी, फिर बाद में यूट्रस रिमूवल, या फिर चॉकलेट फेस, ऐसे बहुत सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो एक सिंपल सी चीज आपके एनर्जी सिस्टम को ना इम्प्रूव करने की वजह से अभी आपको यूट्रस रिमूवल की जरूरत होगी। अगर आपने शुरू में एनर्जी सिस्टम को एनहांस कर दिया होता, तो यूट्रस रिमूवल तो दूर की बात, आपके पीरियड में पेन और डिस्कम्फर्ट भी नहीं आता। हाँ, हैवी ब्लीडिंग नहीं होती, या पीरियड छोटे नहीं होते, पीरियड बड़े नहीं होते। तो एक फीमेल की लाइफ में एक बेसिक सी चीज, क्रेनियल प्रेशर बढ़ना, उसके पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब कर देता है। तो अगर अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिस्टोर करना चाहती है, तो उसको अपने क्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करना होगा। अब ये क्रेनियल प्रेशर कैसे मेंटेन होगा? कार्टिसोल की जरूरत कम से कम या खत्म करके। तो कार्टिसोल की जरूरत कब हो रही थी? जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो था। मेटाबॉलिज्म कैसे बूस्ट होगा? जब आपको अच्छा थायरॉक्सिन आएगा। अच्छा थायरॉक्सिन कैसे आएगा? जब आप एक्टिव और एनर्जेटिक होगे तो अच्छा थायरॉक्सिन आएगा। जब आपकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज अच्छा होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज अच्छा होगा। आप सब कोविड में सुन रहे थे ना, इम्यूनिटी इम्यूनिटी,
तो इम्यूनिटी ही ऑक्सीजन है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन परसेंटेज उतनी अच्छी इम्यूनिटी। तो ऑक्सीजन परसेंटेज कैसे आएगा, प्राणायाम करके नहीं आएगा, क्योंकि प्राणायाम से तो हवा अंदर गई बाहर निकल आई, हवा को यूज करके। जब एयर का यूटिलाइजेशन बॉडी बढ़ाएगी तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ेगा। तो यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने सेल्स को एक्टिव करना होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन इंप्रूव करना होगा। इन सिंपल कहूँ, सेल्स को यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करोगे, पैदल चल के, सूक्ष्म व्यायाम करके, स्थूल व्यायाम करके, आसन करके, प्राणायाम करके बॉडी को एक्टिवली यूज करोगे। सो जब बॉडी को एक्टिवली यूज करोगे तो गैसेस एक्सचेंज बढ़ता जाएगा। आप देखो, जब आप एक्सरसाइज करना चालू करते हो तो थोड़े दिनों बाद आपकी सांस बेहतर हो जाती है, आपका एनर्जी लेवल अच्छा हो जाता है, आपको थकान नहीं होती, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। फिर एक लेवल पे आके वो रुक जाता है, वो अलग बात है, वो दूसरी कहानी है, उसको किसी और दिन देखेंगे। लेकिन जब आप योगा क्लास ज्वाइन करते हो तो पहले 3 महीने में इंच लॉस भी होता है, एनर्जी चेंजेस भी आते हैं, और पीरियड भी रेगुलर हो जाते हैं। बाद में ये आगे नहीं बढ़ पाता, उसके पीछे अलग रीजन है। तो शुरू के 3 महीने आपने अगर ये लाइफस्टाइल चेंज की तो आप देखोगे विजिबल चेंज दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि अब आपकी बॉडी अपनी एनर्जी से काम कर रही है, उसको उधार की एनर्जी नहीं लेनी पड़ रही। तो जब कार्टिसोल नहीं आएगा या कम आएगा तो आपका एनर्जी सिस्टम आपकी बॉडी को बेहतर चलेगा। अब ज्यादातर योगा टीचर यहीं आके रुक जाते, वो क्या करते हैं कि अगर कोई बोलता है सर मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं चल रहे हैं, या मैडम मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं है, तो योगा टीचर बोलते हैं कोई बात नहीं मैडम, आप योगा करिए ठीक हो जाएंगे। मैडम आती है, योगा करती है, 3 महीने सब कुछ ठीक चलता है, चौथे महीने से फिर वही कहानी। तो मैडम बोलती है कि कोई बात नहीं, अब और मेहनत बढ़ाइए तब ठीक होगा। आप डाइट ठीक से नहीं कर रहे इसलिए नहीं ठीक से हो रहा, आप सो नहीं रही है इसलिए ठीक से नहीं हो रहा। तो मैडम फिर तुक्के पे तुक्का मारना चालू करती है। तो किसी तरीके से 3 से 5 महीने 6 महीने में क्लास चलती है। फिर उसके बाद उसको लगता है यार अब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, छोड़ो जिम ज्वाइन कर लेते हैं या एरोबिक्स चले जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, और वो काम खत्म। फिर कोई दूसरा आता है, दूसरे के साथ जर्नी चालू होती है, फिर उसके साथ ऐसे छूटता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है, ऐसे चलता रहता है। तो योगा टीचर भी खुश रहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और स्टूडेंट भी बोलते हैं यार योगा से रिजल्ट नहीं होता, शुरू शुरू में थोड़ा चेंज आता है, बाद में नहीं होता। तो उससे क्या होता है, एक तो योगा की छवि खराब हुई और दूसरा योगा टीचर की। तो फिर योगा टीचर की छवि क्या होती है, एक ने बताया दूसरे को यार शुरू शुरू में तो फायदा हुआ था लेकिन फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर योगा टीचर आप जो बुलाए जाते हैं तो बोलते हैं मैडम आप तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हो, वो तो इतने कम में सिखाते हैं। तो फिर आप थक हार के बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप भी यही पैसे दे दो। क्यों, क्योंकि उससे आगे की जर्नी हम सीखते ही नहीं, उससे आगे की जर्नी ही सीखना जरूरी है। कैसे ये चेंज परमानेंट होगा या कैसे ये चेंज लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपने एक बार एनर्जी सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया, थोड़े दिन के लिए मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद एक लेवल पे आके वो फिर से रुक जाएगा। 28 और 28। मेटाबॉलिज्म जो है एक लेवल पे रुकने के पीछे रीजन 28। ही यही है कि वहां पे आने के बाद फिर दूसरे हार्मोन्स डोमिनेट कर देते हैं। फिर कौन आ जाता है, फिर सेरोटोनिन कम हो जाता है, डोपामाइंस आने लगते हैं, डोपामाइंस बढ़ जाते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है, एंडोर्फिन्स कम होने लगते हैं तो प्रॉब्लम होने लगती है। तो जब नेचुरल एंडोर्फिन्स नहीं आएंगे, सेरोटोनिन्स नहीं आएंगे, डोपामाइन पे जिंदगी चलने लगेगी तो बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यहीं पे आके योगा टीचर पूरी तरीके से नहीं दे पाते। तो आपको सीखना यही है कि किस तरीके से आप पहले बॉडी को एक्टिव करते हो, फिर उसको कैसे रिस्टोर करोगे कि अब ये लंबे समय तक चले। आप सबने पढ़ा वही है जो मैंने पढ़ा, लेकिन आप उसको मानते नहीं। आप में से कोई है जो पतंजलि जी को पढ़ के आया हो?
समीना जी आप, और कौन? अरे बोल दीजिए भाई, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा, बोल सकते हैं आप। पतंजलि जी ने कोई आसन, कोई प्राणायाम, कोई एक्सरसाइज बताई है क्या किसी को? तो फिर आप ये क्यों कहते हो कि अब मेहनत बढ़ाइए तब जाके रिजल्ट आए? आकांक्षा आप भी देख रहे हो हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस, कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे से आसानी तरीके, बहुत आसान तरीके से जब आप चीजें समझाते हैं तो लगता है कि कुछ भी सीखना इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, सच में मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है आपको थोड़ा अपनी समझ बेहतर करने की। अब बिल्कुल। पतंजलि जी ने कहीं नहीं कहा कि मेहनत बढ़ाओ। जी। फिर योगा टीचर्स क्यों कहते हैं कि अभी आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, आप खाना कम कर दो, मेहनत बढ़ा दो। सबसे बड़ा गलती यही होती है जब आप ये बोलते हो ना कि आप अपना खाना कम कर दो और मेहनत बढ़ा दो। और विश्वास मानिए, 100 में से 70 टीचर यही कहते हैं कि अब हम आपकी एक्सरसाइज को और इंटेंस करेंगे। जी। गलत कह रहा हूँ? कोई नहीं है सर, जो सही बोल जो, रहे हैं। जो कहेगा कि इंटेंस नहीं करना है? सब यही कहते हैं कि इंटेंस करना है, जबकि इंटेंस नहीं करना है। उसमें स्थिरता, सरलता, सहजता लेके लाना। एक आसन भी अपने आप में चमत्कार कर सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पतंजलि जी कहते हैं। तो फिर इंटेंस एक्टिविटी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इंटेंस एक्टिविटी शुरू में 6 महीने काम आती है, बाद में नहीं। तो इसीलिए जितने लोग ये हॉट योगा, पावर योगा, वेट लॉस योगा, बॉलीवुड योगा कर रहे हैं ना, सब टाइम खराब कर रहे हैं। अष्टांगा विन्यासा, ये वो दुनिया भर की चीजें टाइम खराब कर रहे हैं। कार्तिक पहले तो आप स्क्रीन ऑन करिए, तब मैं आपका सवाल समझूंगा क्या करना चाहिए। कार्तिक कुछ पूछ रहे हैं? जी कार्तिक। सर कोई एग्जांपल देके समझा सकते हैं? मैं थोड़ा एग्जाम्पल, कंफ्यूज हो। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं? जब आप किसी को योगा सिखाने जाते हो, आप सिखाते हो किसी को योगा, तो जब आप किसी को योगा सिखाने जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? कुछ छोटी छोटी सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस करते हो। सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस करते हो, तो एक्सरसाइजेस में क्या निकल के आता है कि बॉडी बहुत स्टिफ है, बॉडी की लूजनिंग बढ़ानी है, बॉडी को थोड़ा मूवमेंट मिलेगा तो बॉडी एक्टिव होगी। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके माइनर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो बढ़ता है। जो आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे होते हैं या जो सटल एक्सरसाइजेस गर्दन की, कंधे की, ये सब कर रहे होते हो तो ये होता है, राइट? इसके बाद आप क्या करते हो? थोड़ी डायनेमिक एक्सरसाइजेस करते हो, है ना, थोड़ा फास्ट फास्ट, जहाँ पे आपको रिदम होता है, मूवमेंट्स होती है, जैसे अष्टांगा विन्यासा टाइप का कुछ इंटेंस करते हो। तो जब ऐसे इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हो तो आपका मेजर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो जब माइनर में ब्लड फ्लो बढ़ गया, मेजर में ब्लड फ्लो बढ़ गया, अ, मुझे लग रहा है सबको आवाज ठीक आ रही, प्लीज आप अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जब आप एक्सरसाइज का दूसरा लेवल पार करते हो ना, इंटेंस वाला, तो उसमें आपकी पूरी कार्डियक साइकिल बूस्ट होती है, मतलब आपके हर एक वेसल्स में तेज तेज खून दौड़ता है। तो वेसल्स में जो भी टॉक्सिन्स है सब कुछ ब्लड में मिक्स होकर किडनी में जाते, फिल्ट्रेशन होता है, बॉडी ग्रेजुअली प्यूरिफाई होती रहती है। थर्ड लेवल पे आप क्या करते हो? आसन करते हो, है ना। आप बोलते हो कि ताड़ासन कर लो, त्रिकोणासन कर लो, पार्श्वकोणासन कर लो, ये आसन कर लो, वो आसन। तो जब आप आसन कराते हो तो बॉडी को थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करते हैं। सारी कहानी यही है। पहले तो हर किसी को हर आसन करने की जरूरत ही नहीं,
लेकिन हम क्या करते हैं, हर रोज नया आसन लेके आते हैं। मैडम कल आपने पार्श्व किया था, आज पार्श्वतान करते हैं, आज परिवर्तता पार्श्व करते हैं, है ना। आसन के नाम ऐसे बड़े बड़े बताते हैं संस्कृत में कि लगे कुछ भारी भरकम है। प्रसारित पाद मस्तकासना। क्योंकि ये चल क्यों ना रहा, जी। चलाइए, तो यहाँ पर देखिए एक बार, डाउन हो रहा है। आकांक्षा किसी और से बात करिए हमसे। सो क्या होता है कि हम बड़े सर बड़े, वो फोन की बैटरी अच्छा, तो हम ऐसे डाउन हो रही है, तो मैं वो देख रही हूँ जुगाड़ करने लेके चार्जिंग। जी सर, बताइए हम बड़े सॉरी। बड़े ऐसे आसन के नाम चुनते हैं सो दैट हम अपने स्टूडेंट को बता सकें कि हम बहुत क्वालिफाइड है। तो हम उनको ऐसे ऐसे आसन कराते हैं जो उनसे होता ही नहीं, और फिर हम क्या बोलते हैं, थोड़ा और ट्रेन कीजिए आपसे हो जाएगा। 4 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो 5 महीने आप कर पाएंगे। बकासन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो रहा है आपसे, फिर तो आप योगा कर ही नहीं सकते। बकासन कर लो, अरे हनुमान आसन करेंगे, ये आसन करेंगे। तो यही सबसे बड़ी गलती होती है, हमें जानना है कि किसको कौन सा आसन करना है। आपको पता है इतने सारे भगवान जी क्यों हैं? जैसे ढेर सारे भगवान जी है ना, वैसे ही ढेर सारे आसन है। जिसका जैसा मन उसके वैसे भगवान जी। कोई भैरव बाबा को पूछता है, कोई काली माँ को पूछता है, कोई दुर्गा जी को, कोई शंकर जी को, कोई गणेश जी को, कोई पार्वती को, कोई शिव को, कोई किसी को, कोई हनुमान जी को। उसी तरीके से जिसकी जैसी आकृति, जिसका जैसा फंक्शन, उस हिसाब से आसन करना चाहिए। तो जब आप ये नहीं समझते हो किसको कौन से आसन की जरूरत है, तो फिर तुक्का चलता रहता है, इसीलिए रिजल्ट आना रुक जाता है। प्राइमरी 2 चीजों में सफाई कर रहे थे, वो हो जाता है तो बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत इंच लॉस हो जाता है, तो थोड़ा एनर्जी लेवल इनहांस हो जाता है, थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद का तीसरा स्टेप नहीं ढंग से होता तो सारे रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए इतने सारे आसन डिजाइन किए गए हैं। एक स्वस्थ मनुष्य कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे कार्तिक देखिए फिट लग रहे हैं, आकांक्षा फिट है, सबीना जी, दीपिका जी, सीमा जी, आप सब फिट और एक्टिव लोग हो, आप कुछ भी कर लो, ठीक। आप अगर कोई आसन करते हो तो आपकी फिटनेस को वो इम्प्रूव करेगा। लेकिन जो इंसान फिट ही नहीं है, उसको वो आसन कराओगे तो दूसरी चीज गड़बड़ नहीं होगी। वही वाली हाल होती है कि त्रिवेदी जी चतुर्वेदी बनने निकले थे और दुबे जी बन के रह गए। समझ में आया आपको? जो लोग न जानते हैं उसको, वो पूर्वांचल की कहावत है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या आप किसी को ज्यादा बेहतर करने चले थे, कमतर करके आ गए। सर वो जो सर तीसरी चीज है जहां हम अटक रहे हैं वो क्या है? आसन। आसन मतलब कैसे हम पहचान पाएंगे कि जब आप उसके लिए? जमीन को नहीं समझोगे तो आसन कैसे पहचानोगे भैया? आसन बड़े साइंटिफिक चीज थी। ऐसे नहीं था कि हर किसी को आसन कुछ भी करने को। आप देखो, हठयोग दीपिका किसने लिखी है? स्वात्मा राम जी ने। स्वात्मा राम जी के गुरु जी कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। उन्होंने मत्स्येंद्र आसन की निष्पत्ति की, मत्स्येंद्र आसन में बैठे थे वो। कितना डिफिकल्ट आसन है, पहले अर्ध पद्मासन लगाओ, फिर ऐसे तिरछा करके, फिर ऐसे करके बैठो। मेरा तो आज तक हुआ ही नहीं, तो मतलब मेरे को तो मुक्ति नहीं मिलेगी फिर। यही हुआ ना फिर तो वो मत्स्येंद्र आसन मत्स्येंद्र नाथ जी के लिए अच्छा था, मेरे लिए कोई और आसन अच्छा है। तो हम सबकी प्रकृति, हम सबके बॉडी के फंक्शन के हिसाब से हम सबके लिए आसनों की जरूरत अलग है। जैसे आपका डॉक्टर आपको जब मेडिसिन लिखता है, आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, बोलते हो बुखार है, तो सब बुखार में पैरासीटामोल नहीं देता। सब बुखारों में डिफरेंट डिफरेंट, कभी साइक्लोफेनिक कुछ देता है, कभी कुछ और देता है, कभी कुछ और देता है। और जिस तरह का बुखार होता है उस तरह की दवाई देता है।
या हर तरह के इन्फेक्शन में एक ही एंटीबायोटिक नहीं देते। थ्रोट इन्फेक्शन है तो वो आपको कुछ इजियर एजिथ्रोमाइसिन जैसा कुछ दे देंगे। लंग्स इन्फेक्शन है तो आपको एमॉक्सिसिलिन जैसा कुछ दे देंगे, फ्लॉक्सासिलिन जैसा कुछ दे देंगे। अगर आपको कुछ और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है तो वो हो सकता है पेप्टाइडाजोल दे देंगे, कुछ और दे देंगे। फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल देंगे, वायरल है तो एंटी वायरल देंगे। तो भाई सबको एक ही आसन क्यों? देखो शुरू की दो चीजें वो सब पे प्रभावी है। इसीलिए एरोबिक्स, जिम्नेजियम, किसी भी एक्सरसाइज फॉर्म में, जब जब आप डांस भी करते हो, कुछ भी करते हो, सब में ये फायदा मेरे मिलता रूम है। में भी पोछा लगा है। आपका जो बॉडी एक्टिव और एनर्जेटिक होता है, ये फायदा सब में मिलता है। लेकिन जो डिफरेंट आसन करने की जरूरत है आपको, वो हर समय अलग अलग करने की जरूरत है। अब जैसे कोई 25 साल का इंसान है, कोई 45 साल की फीमेल है, दोनों सेम तो नहीं है ना। दोनों के लाइफस्टाइल डिफरेंट है, दोनों की नीड डिफरेंट है, दोनों का फिजियोलॉजी डिफरेंट है। सो बेसिकली जैसी आपकी फिजियोलॉजी है, वैसे आंखों की नीड है आपको। मैं तो इतना कहता हूँ कि एक इंसान को 2-3 आसनों से ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आप ढंग के 3-4 आसन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सीख लो, उसमें आपका कल्याण हो जाएगा। और यही चीज पतंजलि जी भी कहते थे कि एक आसन कर लो, कल्याण हो जाएगा। यही चीज मत्स्येंद्र नाथ जी ने किया है। मत्स्येंद्र आसन में बैठे और कल्याण हो गया उनका। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो कि खड़े होने वाले आसन, बैठ के करने वाले आसन, पीठ के बल लेट के आसन, पेट के बल लेट के आसन, क्यों करते हो ऐसे? है आजकल तो लोग कहते हैं वज्रासन सीरीज में ये आसन है, ये सिटिंग पोजीशन का है, ये स्टैंडिंग पोजीशन का है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बॉडी की बेसिक फिटनेस तो आपको एक्सरसाइज वाला पार्ट कंप्लीट कर गया। तो फिर क्या होता है ना, योगा टीचर जो अभी जो नए नए योगा टीचर्स आए हैं, जो थोड़े ज्यादा बुद्धिमान है, वो आसन को भी एक्सरसाइज जैसे करते हैं। देखा है आपने? स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, होल्ड 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 होल्ड, ट्विस्ट, होल्ड, ट्विस्ट, होल्ड, हाँ, ब्रीथ, नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ो, ये करो, वो करो, करते ना। इसीलिए रिजल्ट भी नहीं मिलता। सर रिजल्ट किससे मिलेगा? सॉरी टू इंटरप्ट। माफ कीजिए भारती, आपकी आवाज थोड़ी कट गई, प्लीज बोलिएगा फिर से। सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने बताया स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन पॉस्चर और प्रोन पॉस्चर जो हम करते हैं अपने योगा सेशन में, या हम जो भी सेशंस करते हैं उसमें हम इसलिए करते हैं प्रेफरेबली कि हम बॉडी के हर, चाहे वो स्टैंडिंग में हो, चाहे हमारा थाइस का वर्क हो, चाहे हमारे शोल्डर्स का वर्क हो, चाहे हमारे लैटिसिमस मसल वर्क हो रहे हो, हर वर्क, हर बॉडी मतलब हर मसल की एक एनाटॉमी होती है बॉडी के हर पार्ट की, ताकि हम उसको वर्क कर सके ओवरऑल फिटनेस के लिए। तो अगर ऐसा नहीं तो फिर हम उसका और क्या तरीका है, ऑल्टरनेट क्या है ओवरऑल फिटनेस रखने के लिए? बड़ा अच्छा सवाल है। इसका जवाब ये देखिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप हम्म। पूरी बॉडी को ऑलरेडी ठीक करके आ रहे होते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गर्दन की एक्सरसाइज मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप शोल्डर की एक्सरसाइज मत करो। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज की आपने। एक्सरसाइज क्यों करते हो? एक्सरसाइज करते ही इसीलिए है सो दैट हमारे सेल्स में कंट्रैक्शन आए या स्ट्रेच आए, और जो उसके भीतर का ब्लड है वो वेसल्स के ब्लड से चेंज हो। तो जब सेलुलर ब्लड वेस्कुलर ब्लड से चेंज हो गया, इट मींस जो सेल्स में इंप्योरिटीज थी वेसल्स में आ गई। उसके बाद हम थोड़ा डायनामिक वे पे जाते हैं। तो क्या होता है कि वेसल्स में जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो थोड़े इजी हो जाए, और वेसल्स का ब्लड पहुंच जाए किडनी तक, किडनी फिल्टर कर ले। तो जब आपने अपनी पूरी बॉडी को एक तरीके से प्यूरिफाई कर लिया, सफाई कर ली, तो फिर अब फिर से गर्दन का आसन या पीठ का आसन या पेट का आसन क्यों करना है? फिर तो जहां जरूरत है उधर करना है ना। अब मानिए एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मेरा फैटी लिवर है, ठीक। अब मेरा फैटी लिवर, मैंने सारी एक्सरसाइज करके पूरी बॉडी को क्लीन कर दिया,
अब मुझे फैटी लिवर के लिए आसन करना होगा, तो मैं अपने लिवर को टारगेट करके आसन चुनूंगा। ऐसे आसन चुनूंगा जो मेरी हेपेटिक आर्टरी को इन्फ्लुएंस करे, जिससे मेरे लिवर को ज्यादा खून मिले, वो ज्यादा न्यूट्रिशन ले और मजबूत हो जाए। राइट। तो अब मुझे फैटी लिवर के लिए ऐसे आसन करने की जरूरत है जो मेरी हेपेटिक आर्टरी को बेहतर करे। मानो मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, मुझे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है ना, तो मुझे फिर हेपेटिक आर्टरी में ब्लड फ्लो बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो मुझे पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे ऐसे आसन करने की जरूरत होगी जो मेरे लंग्स को इंप्रूव कर सके, ना कि लिवर को। इसी तरीके से मानो मेरी ओवरी में चैलेंजेस आ रहे हैं या मेरे हाइपोथैलेमस में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे ओवरी पे ब्लड फ्लो बढ़ाना है या हाइपोथैलेमस में बढ़ाना है। उस टाइम पे अगर मैं लंग्स में बढ़ाऊंगा तो मैं बेवकूफ हूं ना। मुझे किडनी पे ब्लड फ्लो बढ़ाना है, तो मुझे रीनल आर्टरी पे ब्लड फ्लो चाहिए, और मैं उस समय बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, मेरे को तो पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो। तो किडनी कैसे ठीक होगी? अब आपके बेसिकली हम 5 बच्चे टारगेट हैं, करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल समझो कि आपके 5 बच्चे हैं। अब माँ हो आप, तो पांचों बच्चों को एक जैसा खाना खिलाओगे, सब बच्चों का ध्यान रखोगे, लेकिन एक बच्चा बीमार हो गया, उसके लिए डॉक्टर से दवाई लेके आए, वो दवाई पांचों बच्चों को तो नहीं खिलाओगे ना, जो बीमार है उसी को खिलाओगे। तो जो आपने खाना खिलाया, जो आपने बच्चों की केयर की, वो तो सबकी एक जैसी की, एक्सरसाइज सबके लिए किया। अभी दवाई खिलानी है जब, तो फिर जो बेटा बीमार है उसको खिलाओगे या जो बेटी बीमार है उसको खिलाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि अरे रोशनी बीमार है तो ऐसा करो सारे बच्चों को आधी आधी टैबलेट डाल दो मुंह में, रोशनी ठीक हो जाएगी। फिर ना तो रोशनी ठीक होगी ना बच्चे ठीक बचेंगे। और यही होता है हम योगा टीचरों के साथ। सो यही है मेडिकल योगा, जहां तो पे सर इट मीन्स कि पहले जो आपने बताया कि सूक्ष्म व्यायाम से सारा जो हमने करना था वो कर लिया, उसके बाद आसन सिर्फ अगर मान लीजिए फैटी लीवर है किसी को, तो सिर्फ फैटी लीवर के लिए 2 या 3 आसन इज बेटर, सब यही आप कहना चाहिए? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ। जब आप दवाई लेने जाते हो, तो अगर आपको पीलिया है तो डॉक्टर क्या पीलिया ठीक करने की दवाई देता है ना। तो पीलिया पीलिया ठीक करने के लिए एक दो आसन ही जरूरी होंगे। तो इट मीन्स चॉइस ऑफ आसना, मतलब आसन की चॉइस हमारी वही होनी चाहिए जो उसको पर्सन को बीमारी। एग्जैक्टली exactly, जैसे दवाइयों की जरूरत होती है वैसे ही आसनों की जरूरत है। जैसे मल्टीविटामिन सबको दे देते हैं डॉक्टर, है ना, आप देखते हो ना, सबको बोलते हैं अच्छा विटामिन सी खा लो, कैल्शियम खा लो, ये खा लो वो खा लो, जिसको जरूरत होती है दे देते हैं सबको। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज भी सबकी चुनते हो। अब किसी के घुटने में दर्द है, तो आप उसको वो खड़े होकर घुटनों को मोड़ने वाली एक्सरसाइज कराते हो क्या, जो नी बैंड करके स्ट्रेट करते हैं? दिक्कत होगी बेचारे को, तो उसको बैठा के कराते हो। इसी तरीके से मल्टीविटामिन या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जैसे किसी का पेट खराब है तो जिंक दोगे, लेकिन किसी को सांस की दिक्कत है तो उसको जिंक जिंक क्यों दोगे? तो एक्सरसाइज तो जो आपका डायनामिक एक्सरसाइज है वो जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर दिया आपने, लेकिन आसन तो वही होना चाहिए ना जो जरूरत है। और उसके बाद प्राणायाम और मेडिटेशन, ये तो और नेक्स्ट लेवल की जरूरत है, क्योंकि जो जरूरत को पूरी की है उसको रिस्टोर भी तो करना है। जैसे डॉक्टर दवाई खिलाता है तो क्या बोलता है, 7 डेज ये दवाई खाइएगा फिर मेरे को बताइएगा अगर फायदा आराम ना हो तो। आप क्या करते हो, 3 दिन दवाई खाते हो छोड़ देते हो, ठीक हो जाते हो, फिर 10 दिन बाद फिर बीमार हो जाते हो। तो कोर्स ऑफ एक्शन भी तो जरूरी है कि किस आसन को कितने समय तक करोगे तो कितना फायदा होगा। तो ये चीज थेरेपी में आ जाती है। जैसे मैं खुद एक योगा थेरेपिस्ट हूँ, और मैं जनरल बैच भी लेती हूँ जिसमें किसी को ओवरऑल फिटनेस पे फोकस करना है, कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है, तो वो सिर्फ एक होलिस्टिक फिटनेस के लिए ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम ओवरऑल पूरी बॉडी के पार्ट्स के ऊपर फंक्शन करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हम उसको इंक्लूड करते हैं कि हम ऐसे आसन कर रहे हैं जिससे शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़े, जैसे चतुरंगा हो गया, जैसे साइड में हम
दृढ़ आसन होता है, विष्णु पोज जिसे हम कहते हैं, ऐसे पोज। शायद आपने मेरी पहले बात पूरी सुनी नहीं थी। मैंने भी यही जी कहा था कि अगर कोई हेल्दी हाँ इंसान है तो उसको कुछ भी कराओ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, बट मेरे पीसीओडी के भी क्लाइंट्स है जिनको पीसीओडी का इशू है, और इसमें उनको मैं भी स्पेसिफिक रखती हूँ कि इस मल आसन करा दिया। मल आसन से क्या होगा। बट हमारे पेल्विक रीजन पे हम ऑक्सीजनेशन क्रिएट कर रहे हैं, मल आसन में बैठना, बाउंड एंगल करना, बटरफ्लाई मुद्रा, वो बटरफ्लाई पोज जिसे हम कहते हैं, भद्रकोण आसन, इससे हम उस जगह की स्टिफनेस को ओपन कर रहे हैं। यही यही रोकूंगा जी मैं। जी। मल आसन अगर आप पीसीओडी में कर रहे हो तो हम्म, आप पेल्विक फ्लोर पे काम कर रहे हो। पीसीओडी तो कहीं और से हो रहा है। जितने लोग मेरा पेड कोर्स खरीदे हैं या जो लोग मेरा कोर्स कर चुके हैं, सबसे पूछोगे तो सब बोलेंगे पीसीओडी लिवर की गलती से हो रहा है या दिमाग की गलती से हो रहा है। आप मलासन जबरदस्ती कर रहे हो। सर इश्यूज तो सारे ब्रेन से ही शुरू होते हैं, ये नहीं, तो एनी, सारे ब्रेन क्योंकि से अगर हमारे सारे ब्रेन से कैसे। इंटरनल, क्योंकि जो हमारे हॉर्मोन्स होते हैं वो हर चीज को इन्फ्लुएंस करके चलते हैं। ये तो वही बात हुई ना, जैसे रामदेव जी बोलते हैं। देखिए, मैं रामदेव जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। लेकिन अगर किसी चीज को खराब करना हो ना, तो बहुत जनरलाइज स्टेटमेंट कर लो, जैसे आप बोल रहे हो कि सारी बीमारियां ब्रेन से शुरू होती हैं। अगर सारी बीमारियां ब्रेन से शुरू होती है तो फिर इंसान दिमाग को ही ठीक कर ले और ठीक हो जाए। आप पैदल मत चलो, सिर्फ मेडिटेशन कर लो, ठीक हो जाओगे। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, कोलेस्ट्रॉल ब्रेन में होता है। ईटिंग हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल है, हमारी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत इम्पैक्ट आ रहे हैं, और उसको हम एक घर में भारतीय 4 लोग एक जैसा खाना खाते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि एक को कोलेस्ट्रॉल होता है दूसरे को नहीं होता। इसमें तो काफी सारे फैक्टर्स है ना, जेनेटिक भी है चीजें, और आपकी लाइफस्टाइल भी है, आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हो या एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हो। एक एग्जैक्टली मेंबर बैठा रहता है बेड पे हर वक्त खा के, एक मेंबर है खाने के बाद चल रहा है, अपना काम कर रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म भी हाई है। जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाला है, एक टाइम पर उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हुआ करता था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द लाइफस्टाइल ही और शी इज लीडिंग, वो कम हो गया मेटाबॉलिज्म, तो वो बॉडी ने उस चीज को पचाना कम कर दिया, वो स्टोर होता जा रहा है फैट अभी के फॉर्म अभी में। अभी सही सही पेज पे आप आए हो कि सब हाँ कुछ आपके बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे बेस्ड है। एग्जैक्टली। आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मुझे लगता है कि संभालने के लिए ये ब्रेन का इन्फ्लुएंस है, इस पे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ब्रेन हर गलती करे ये जरूरी नहीं है, एग्जैक्टली। है ना। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि ब्रेन तो अपना काम ढंग से करता है, लेकिन जब आप ब्रेन की बात नहीं मानते, हम सबके पास जो होता है ना, 2 तरह का ब्रेन है। एक कॉन्शियस ब्रेन होता है, एक सबकॉन्शियस ब्रेन होता है। कॉन्शियस ब्रेन कभी गलती नहीं करता, हेलो। सबकॉन्शियस मानसिक। जी। तो कॉन्शियस ब्रेन कभी गलती नहीं करता, सबकॉन्शियस हमेशा गलती करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखो, बच्चा सारे काम बहुत अच्छे करता है। बच्चे को दूध पीना सेम डे कोई नहीं सिखा सकता है। बच्चे को पता है एक्सरसाइज करना अच्छी हैबिट है, वो पैदा होते ही हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलाता है। जैसे थोड़ी ताकत आती है पलटना चालू करता है, क्योंकि उसको पता है इसी से उसकी स्पाइन में मजबूती आएगी। वो घुटने पे भागना चालू करता है, उसको पता है कि यही तरीका है कि मैं खड़ा हो पाऊंगा। बच्चे को खुद से खड़े होने के लिए आता है, खुद से पैदल चलने को आता है। कहाँ से सीखता है, कौन सिखाता है। आप छोटे बच्चे को कोई भी ऐसी चीज खिलाओ जो उसके सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, वो उगल देगा। तो छोटे बच्चे का ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन है। बड़े बच्चे का ब्रेन खराब हो गया क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेट करने लगा, अरे यार मैं तो कार्तिक खिला रहा है बर्गर तो खा लेता हूँ यार, बहुत दिनों से बर्गर नहीं खाया हूँ, कार्तिक मुफ्त में खिला रहा है खा लेता हूँ। हम्म? मुझे आज शादी में समीना जी ने बुलाया, समीना जी बहुत टेस्टी खाना बनाती है, चला चलता हूँ दबा के खाऊंगा। तो हमारा दिमाग इस तरीके से सोचता है। तो जब हमारा दिमाग ढंग से काम नहीं करता, तो उसके पीछे हमारी सोच है।
हमारा काम करने का तरीका है। और उसके बाद फिजियोलॉजी उस तरीके की नीड ही नहीं जनरेट करने देगी, और जब नीड ही नहीं जनरेट होगी तो फिर प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी। अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कार्टिसोल आपकी बॉडी में ज्यादा आएंगे, कार्टिसोल की नीड बढ़ेगी। अब इसमें मेरा बेचारा ब्रेन क्या करे, ब्रेन तो कार्टिसोल देता ही तब है जब बॉडी को जरूरत हो। अब एक बात बताओ, ब्रेन डोपामाइन क्यों देता है? जब आप डोपामाइन मांगते हो तब देता है ना। हर कोई तो नहीं शराबी होता है, हर कोई तो ऐसे बोलो जुबा केसरी नहीं कर रहा होता। कानपुर में भी सारे लोग गुटखा नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं खाते हैं। तो इसमें ब्रेन की गलती नहीं है, गलती हमारी है। ब्रेन तो बेचारा हमारे हिसाब से बदलता रहता है। पहली सिगरेट कोई खुद खरीद के नहीं पीता है। सर डोपामिन की नीड तो शायद हम ही डिसाइड करते हैं, राइट? नहीं, हम नहीं डिसाइड करते। हम शुरू में अपनी बॉडी को एक मौका देते हैं कि वो उस चीज के लिए डोपामिन क्रिएट करे। पहली सिगरेट में किसी को डोपामिन नहीं आता, पहली सिगरेट में सबको खांसी आती है। जब आप पहली सिगरेट पीते हो ना तो खांसी आती है, फिर आपके दोस्त बोलते हैं अरे तू तो बच्चा है, फिर आप बोलते हैं हट नहीं नहीं मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर आप और गहरी वाली कस लगाते हो। हाँ, एकदम दिमाग हिल जाता है। फिर उसके बाद आप अगले दिन जबरदस्ती उससे करते हो यार सिगरेट पिला। जब 10 दिन 15 दिन लगातार सिगरेट पी लेते हो तो ब्रेन बोलता है यार ये मजेदार चीज है, तब जाके कहीं आपको डोपामिन आता है। पहले दिन किसी को नहीं आता, किसी भी चीज से। मतलब मैं सिगरेट की नहीं, बुरी सी बुरी चीजों की बात कर रहा हूँ। पहले दिन किसी को समोसा खा के डोपामिन नहीं आता। पहले दिन समोसा तलते हुए देख के आपके मन में ये नहीं आएगा यार चलो समोसा खाते। जब 10 बार 20 बार आप समोसा खा चुके होंगे तब आपका मन करेगा चलो समोसा खाते। पहले दिन फिजिकल इंटरकोर्स करके किसी को डोपामिन नहीं मिलता। पहले दिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे डोपामिन मिलती है। इसीलिए डोपामिन बड़ा सब्जेक्टिव है, किसी को किसी से मिलता है, किसी को किसी से मिलता है। सबको सब चीज से डोपामिन नहीं मिलता। मुझे सिगरेट से मिल रहा है जरूरी नहीं कार्तिक को भी सिगरेट से मिलेगा। हो सकता है कार्तिक को सिगरेट से मिल रहा हो, मुझे जरूरी नहीं सिगरेट से मिलेगा। तो हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन बहुत सब्जेक्टिव है। हो सकता है मुझे कार्तिक से बात करना अच्छा लग रहा है, कार्तिक को मुझसे बात करना अच्छा न लग रहा हो। मुझे कार्तिक से बात करके डोपामिन आ रहा है, उसको नहीं आ रहा। तो हम खुद बनाते हैं कि हमें डोपामिन कहाँ से चाहिए। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आता है। हो सकता है कार्तिक को मुझसे बात करके सेरोटोनिन आ जाए। तो ये हमारे ऊपर बेस्ड है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, इतना इजी नहीं है इस पर ओपिनियन देना कि नहीं सब कुछ दिमाग की गलती है, नहीं सब कुछ बॉडी की गलती है। नहीं, हमारी लाइफस्टाइल है, हम लाइफस्टाइल बनाते हैं। एक बात बताओ, कोई मोटा इंसान आज तक देखा जो ये बोलता है यार कि मोटापा अच्छी चीज है? किसी ने देखा आज तक? बेचारे फ्रस्ट्रेट हो गए होते तो बोलते हैं अरे ऐसे थोड़ा खाते पीते करते हैं। लेकिन हर मोटा इंसान चाहता है पतला हो जाए, हर दुबला इंसान चाहता है मोटा हो जाए, हर छोटा इंसान चाहता है लंबा हो जाए। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं, दैट्स व्हाई हम चीजों को अट्रैक्टिव पाते हैं या उनसे अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये जो साइंस है ना, हर इंसान का डिफरेंट है क्योंकि हम सबकी प्रकृति डिफरेंट है। हम सबकी प्रकृति डिफरेंट है, कोई वात प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है, कोई पित्त प्रकृति का है। किसी के दोष कुछ मिल रहे हैं, किसी के दोष कुछ मिल रहे हैं। उसी हिसाब से बीमारी आएगी।
जैसी मेरी प्रकृति होगी, जैसे मेरी जरूरतें होंगी, तो उसी हिसाब से आसनों की जरूरत होगी, उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि एक तरह का खाना सबके लिए अच्छा नहीं है। एक इंसान चिकन की टंगड़ी पकड़ के ऐसे खींच के खाता है और दूसरा देख के उल्टी कर देता है ना ऐसा। एक को अंडे की स्मेल सूंघ के भी ना बदबू आती, उल्टी आती है, और एक को लगता है अरे यार मस्त अंडे बन रहे हैं, चलो आज तो मजा आएगा। किसी को पनीर बहुत अच्छा लगता है, किसी को पनीर देख के बुरा लगता है। तो सबकी सब चीजें एक जैसी नहीं होती। सर जो आपका पेड कोर्स है उसमें आप मतलब कि ये भी बताएंगे कि यौगिक मैनेजमेंट क्या होता है बीमारी का? वही तो बताना, वही तो उस कोर्स पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि किस इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब जैसे आपको अगर लिवर पे ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, तो कैसे लिवर पे ब्लड सप्लाई, ये हेपेटिक आर्टरी शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ हो रही है, क्या रास्ता है ना। आपकी रीनल आर्टरी क्या है, आपकी गैस्ट्रिक आर्टरी क्या है, या आपका स्कल पे ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, तभी तो आप समझोगे ना कोई बीमारी कहाँ से आएगी, किसी सिस्टम की कमी से। अब मुझे अस्थमा है या मुझे ब्रोंकाइटिस है, कैसे हुआ, कुछ कमी की वजह से। तो पेड कोर्स का मतलब ही ये है कि आपको समझा सके, बता सके। ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत अनोखी बात मैं कर रहा हूँ, बस ये है कि हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पढ़ा हम सबने है, सबने बेसिक किताब एक ही पढ़ी है जो मैंने पढ़ी है, लेकिन आपने वो चीज ध्यान नहीं दी। क्यों? क्योंकि मार्केट ने कुछ और ही ट्रेंड बना दिया। आज आप जितना दुबले पतले और फ्लेक्सिबल हो और जितने छोटे कपड़े पहन के होगा, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से आपकी अपनी स्वेच्छा है। छोटे कपड़े इन द सेंस की शॉर्ट्स पहन के आप जा रहे हो और योगा कर रहे हो तो आप अच्छे योगा टीचर हो, ऐसा मतलब नहीं है। धोती पहन के भी अच्छा योगा टीचर बन सकता है, और कोई अगर बेचारा अपने नॉर्मल लोअर में योगा कर रहा है तो वो भी अच्छा योगा टीचर है। तो कपड़े से योगा नहीं होता, ज्यादा दुबला पतला या लचीले होने से योगा नहीं होता। क्योंकि अगर लचीले होने से योगा होता तो जितने जिमनास्ट हैं वो एक नंबर के योगी होते। तो योग जो है वो सभी के लिए, सभी के अनुसार है, जिसकी जैसी स्थिति है उसके लिए वैसा योगा है। ठीक। चलिए, तो आज आपका समय बहुत हमने खराब कर दिया, तो आपके समय को वेस्ट करने के लिए थोड़ा शर्मिंदा हूँ। आज की बातचीत को यहीं खत्म करते हैं, अब आपके सवाल लेते हैं। सर, गुड आफ्टरनून। वेरी ये गुड हार्मोन आफ्टरनून। हार्मोन टेस्ट जैसे LH FSH और बाकी जितने भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका टेस्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या? बिल्कुल है। नाजिया, आप तो हमारे पेड कोर्स पे आई थी ना। जी जी जी, मैंने पेड कोर्स की है। थोड़ा सा वो मुझे कंफ्यूजन है कि आपने बताया था कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मैं भूल रही हूँ, इसलिए दोबारा से ये मैंने क्वेश्चन किया सर। अच्छा, ड्यूरिंग। हम्म। ठीक है नाजिया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और प्लीज जब आप फ्री होंगी ना मुझे कॉल कीजिएगा। आपको मैं एक PDF भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके सर। जी। सो देखिए, टेस्ट का जो टाइमिंग है वो समझ लीजिए कि अगर आपको FSH के लेवल्स देखने हैं तो पीरियड्स के दूसरे दिन, तीसरे दिन अच्छे से लेवल्स आप समझ सकते हो कि ब्लड में ये लेवल कैसा बढ़ रहा है। अगर आपको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखना है तो जिस दिन पीरियड शुरू हुआ था उसके 21वें दिन, डे 21 प्रोजेस्टेरॉन अच्छे से समझ में आएगा। LH और FSH के लेवल, अगर FSH का लेवल आपने देख लिया, LH का लेवल देख लिया पीरियड के दूसरे दिन, तो पीरियड के दूसरे दिन आपको ओव्यूलेशन, मतलब जब आप दो हिस्सों में अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिवाइड करते हो,
एक आपका फॉलिकुलर फेज होता है, दूसरा आपका जो है वो ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज। हाँ, तो फॉलिकुलर फेज के जितने भी टेस्ट करेंगे वो पहले 5 दिन में करेंगे, ठीक। और जो ल्यूटियल फेज का टेस्ट करेंगे वो 14 + 7 डेज, 14 + 7 डेज पे ल्यूटियल फेज के टेस्ट करेंगे। तो ल्यूटियल फेज का टेस्ट हमेशा मिड में होगा और फॉलिकुलर फेज का जो टेस्ट होगा पहले 5 दिन में होगा। दूसरा तीसरा दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है समझने के लिए। अब बात करते हैं कि डिफेक्ट वाले टेस्ट, जिनमें हम प्रोलैक्टिन देखते हैं, जिनमें हम बाकी के और टेस्ट देख रहे हैं, जैसे हम एंड्रोजन देख रहे हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन देख रहे हैं, ईस्ट्रोडियोल देख रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट जो हैं ये हम कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर ब्लड में एक बार बढ़े तो ये हमेशा बढ़े हुए दिखेंगे, ओके। ठीक। बस ये FSH और LH जो है हमें पीरियड के दूसरे दिन हमें कराना चाहिए, 5 और मिनट की बाकी जरूरत के है, वो तब कराने की जरूरत है। और FSH LH देखने की जरूरत ही नहीं है। एक और ज्यादा अच्छा एडवांस टेस्ट है आपके पास, AMH। AMH। हाँ, तो जब आप AMH देख लोगे तो अपने आप आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि FSH कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कुछ कंफ्यूजन? दीपाली आपके कुछ सवाल? आकांक्षा आपके? दीपिका जी कैसी हैं? मजे में? हाँ जी सर। हम्म। हेलो सर। श्वेता आप कैसे हैं? सर आई एम गुड सर। कुछ आप सर लोगों को डाउट नहीं है? एक्चुअली सबको सब कुछ सब पता है? मुझे डाउट है अभी। मैं रिसेंटली वीडियोस भी देख रही हूँ, कर भी रही हूँ। मैंने अपने 2 रिलेटिव्स, मेरी कजिन्स हैं, उनको करना भी शुरू, योगा कराना भी शुरू किया है रिलेटेड टू फर्टिलिटी। मतलब वो 32+ है। ओके। तो अभी एक का फर्स्ट बेबी हो गया, सेकंड बेबी के टाइम पे उनका मिसकैरेज हो गया था। तो अभी उन्होंने फिर से दोबारा से ट्राई करना शुरू किया। उससे पहले उन्होंने सोचा कि मैं योगा करती हूँ, पहले सारा कुछ ठीक करती हूँ, देन आई ट्राई द सेकंड बेबी। कोई एक है जिनके कोई भी बेबी नहीं है, ठीक है। बट मैं, आवाज आ रही है सर मेरी? आप लोग श्वेता को सुन पा रहे हैं क्या? जी यस बिल्कुल। सर। श्वेता प्लीज, थोड़ा सा मैं कम सुन पा रहा हूँ, प्लीज क्लियर कर दीजिए। सर अभी अभी आ रही है? आई गेस मैंने नेटवर्क चेंज हाँ। चेंज किया है, अभी क्लियर है? ओके। तो सर जो जिनका फर्स्ट बेबी है उनका वो रेगुलर योगा कर रहे हैं, मैं फर्टिलिटी योगा करा रही हूँ उनको, ठीक है। ऑल्दो मैंने और भी योगा कोर्सेज किए हुए हैं, फिर मैं उनको फर्टिलिटी योगा करा रही हूँ। बट इशू क्या आ रहा है कि अभी उनको पहले पीरियड्स रेगुलर नहीं थे, जब उनको 6 महीने हो गए उन्होंने योगा करना शुरू किया, उनको पीरियड्स रेगुलर आने शुरू हो गए। अभी लास्ट 2 मंथ से उनका साइकिल, जो पहले 28-30 तक आता था, अब उनका साइकिल 35-36 पहुंच गया। मतलब प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है, लास्ट 3 मंथ से मैं नोटिस कर रही हूँ उनको साइकिल नहीं आ रहा है प्रॉपरली। और अगर हार्मोन्स की बात करूँ, मैंने FSH भी उनका चेक कराया, LH भी चेक कराया, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड। बट रीजन, वो वर्कआउट भी बहुत, मतलब योगा बहुत अच्छा करते हैं, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट रीजन नहीं समझ में आ रहा सर कि क्या, मे भी हो सकता है कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो, उसकी वजह से भी हो सकता है ऐसा। एंड जो न्यू न्यू मदर हैं जो भी ट्राई कर रहे हैं, उनको भी 6 महीने हो गए हैं ट्राई करते करते, पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे हैं, सब कुछ ठीक आ रहा है। वो अपना वो जो एक ऐप आती है, वो बाहर रहती है एक्चुअली, वो कनाडा रहती है, तो एक ऐप है जिसके थ्रू वो अपना FSH LH लेवल चेक करती रहती है। तो वो उसमें कभी कम ज्यादा वो फ्लक्चुएट हो रहा है। रेगुलर हैं, कभी वंस इन अ वाइल छोड़ देते हैं, हफ्ते में 1-2 बार योगा नहीं करते हैं, मेडिटेशन भी प्रॉपर कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा, सारा प्रोसेस फूड नहीं खा रहे हैं, सारा खाने पीने का सब कुछ ध्यान रख रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही अच्छे से योगा करते हैं। सर तो मुझे रीजन जानना था एक्चुअली में, क्या हो सकता है श्वेता मुझे। हमारे कोर्स में है आप? हाँ सर, मैं हाँ। वीडियोस रोज ही मतलब मैं 2-3 वीडियो रोज का देख लेती हूँ। अच्छा, सो श्वेता, आपने जब देखा होगा तो पहली चीज तो ये समझ ली होगी कि किसी भी इंसान को पीरियड्स रेगुलर आने का मतलब अच्छी सेहत जरूरी नहीं है, राइट। राइट।
कंसीव नहीं कर पा रही हैं, इसके पीछे दो बड़े रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है कि जिस दिन उनको ओव्यूलेशन हो रहा है उस दिन वो दोनों पार्टनर्स इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, सो दैट कंसेप्शन नहीं हो रहा। पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उनकी बॉडी कुछ इस तरह के सिक्रीशंस कर रही हो जिससे स्पर्म को स्विम करके एग तक पहुंचने में दिक्कत आ रही है। तो जब भी हम इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस समझते हैं, सबसे पहले तीन चीजें समझते हैं। पहली चीज जो है कि फीमेल की साइकिल कितने दिनों की है। अगर किसी फीमेल की साइकिल रेगुलर नहीं है, फ्लक्चुएट हो रही है, सो दैट उसके इंडोक्राइन हार्मोन्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मतलब उसका FSH LH का लेवल ठीक नहीं, राइट। तभी उसके उसके हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं। तो अब हमें समझना है कि FSH और LH ठीक क्यों नहीं आ रहा। तो हमें ये देखना होगा क्या उसकी बॉडी में कोई दूसरे हार्मोन्स तो नहीं बढ़े हैं, रिलेटेड टू PCOD है ना। PCOS और तो अगर उसको कोई दूसरे हार्मोन, क्योंकि PCOD के कई केसेस में पीरियड्स रेगुलर आते हैं, लेकिन वो पीरियड्स में उसकी बॉडी के भीतर कुछ ना कुछ चेंज चल रहा होता है, लाइक जो FSH का चेंज है, या आपने जो प्लेसेंट उसका पढ़ा होगा आपने कि जो आपका इंसुलिन है वो ओवरी पे एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ओवरी मैच्योर तो कर रही है एग को, लेकिन फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगी। तो ग्लूकोज लेवल देखिए, उनका प्रोलैक्टिन देखिए, उनका एंड्रोजन देखिए, या सीरम टेस्टोस्टेरोन देखिए। अगर ये तीनों हार्मोन नहीं अच्छे हैं तो पहले इन हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी इनकी वजह लिवर है। अगर ये हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं तो हमें देखना पड़ेगा उनके एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कि कहीं उनके यूट्रस या ओवरी में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अच्छी है, पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, ब्लड टेस्ट ठीक है, तो फिर अब हमें सिर्फ कोशिश करनी है कि राइट टाइम क्लिक करने का। और हार्मोन्स को चेक करने के लिए ऐप नहीं, सबसे अच्छी चीज हम खुद होते हैं। एक सर एक्चुअली हाँ बाहर रहते हैं तो वहां पे डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स लेना करना बहुत मुश्किल नहीं है नहीं, क्योंकि मैं सहमत हूँ श्वेता आपकी बात से, डॉक्टर की जरूरत भी नहीं होती इसके लिए। हम खुद होते हैं अपने सबसे अच्छे दोस्त। हमें खुद पता चलता है कि कब हमारी बॉडी कौन से हॉर्मोन्स रिलीज कर रही है। एक फीमेल को बेहतर पता होता है कि किस दिन इंटरकोर्स करने से वो प्रेग्नेंट हो सकती है। बट सर हाँ वो मैं आई अग्री विद दैट। मैंने उनको यही बोला। अब जैसे हमने स्टडी में जो मैं पढ़ रही हूँ आपकी वीडियोस उसमें 14 डे जो है कभी कभी मतलब पर्टिकुलर 14 है बट किसी का ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल। बट उनकी जो ऐप जिसके थ्रू वो ट्रैक करते हैं और इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पे इट कुड बी लाइक वो कभी 14 डे पे है कभी 16 डे पे है और पीक फर्टिलिटी मतलब पीक टाइम भी दिखाता है वो लो फर्टिलिटी श्वेता पीक श्वेता फर्टिलिटी भी दिखाता है। देखिए श्वेता, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है। मुझे अगर कोई मेरे यहाँ कनपट्टी पे बंदूक रख दे हम्म और बोले कि लड्डू खा ले या राइट जलेबी खा ले, मुझे जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जलेबी बिल्कुल फीकी नहीं, अच्छी नहीं लगेगी। राइट 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 तो जितने लोग ऐप देख के इंटरकोर्स करते हैं ना, सबसे पहले तो उनकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, पेल्विक कैविटी पे सही तरीके से ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा। जब उनको सही तरीके से वेटनेस नहीं होगी तो स्पर्म अंदर जाएगा कैसे, यस राइट। यस तो यस इसके लिए आपने जब इनफर्टिलिटी का पहला वीडियो देखा होगा तभी बताया गया है कि राइट कपल्स को बिना किसी हेजिटेशन के रेगुलर बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे इंटरकोर्स करते रहना चाहिए। उनको ये नहीं देखना है कि आज उनका कौन सा दिन है, क्या है, कैसा है। क्योंकि एक हेल्दी स्पर्म 5 दिनों तक यूट्रस में रह सकता है। ओके तो अगर उनको 10 तारीख का यूट्रस में स्पर्म गया है तो वो 14 तारीख को उनको कंसीव करा सकता है, अग्री ठीक। ठीक तो है इसलिए उनको आप ये बोलो कि आप ये ऐप पर फेंक दो, फालतू चीज है। सिर्फ हफ्ते में 3 बार
चाहे वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हो, चाहे वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे हो, चाहे वो सैटरडे संडे और वीक का कोई एक दिन हो, हफ्ते में 3 बार इंटरकोर्स करो और रिलैक्स होके करो। ओके, ठीक, ईश्वर ने इंटरकोर्स बच्चे पैदा करने के लिए नहीं दिया। राइट, अगर ईश्वर को इंटरकोर्स बच्चे पैदा करने के लिए देना होता, तो जैसे आप देखते हो ना, गाय को जिस दिन कंसीव करना होता है उस दिन वो हीट पे आती है और वो फिर अपने टूटे पे खड़ी नहीं होती, चीखती चिल्लाती है जब तक उसका ऑनर उसको लेके ना जाए सांड के पास कंसेप्शन के लिए। राइट, तो इसी तरीके से फीमेल्स में स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए, नेचुरल उनके हार्मोन्स को बेहतर करने के लिए इंटरकोर्स एक जरूरी हिस्सा है। तो उनको पहले ये समझाओ कि देखो, जब तक आप ये गन पॉइंट पे इंटरकोर्स करोगे आप कभी कंसीव नहीं कर सकते। एक फिल्म आई थी, उनको बोलिएगा देख लेंगी, वो उसकी फिल्म आई थी ना, अक्षय कुमार और वो एक सरदार है जो, गुड न्यूज। गुड न्यूज, करीना हाँ, कपूर और अक्षय अक्षय राइट, कुमार, उनके घर में नीचे डेथ हुई होती है और सुबह ऊपर जाके इंटरकोर्स कर रहे होते हैं। यस 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 आप सोचो, नीचे डेड बॉडी पड़ी है और ऊपर आप इंटरकोर्स कर रहे हो, बच्चे पैदा होंगे क्या? नहीं सर, वही एक्चुअली जानना था कि एक हेल्दी टाइम फीमेल का बोला जाता है 21 से 30 तक का, कि वहां पे आप कितना भी स्ट्रेस में हो, कुछ भी हो, बहुत हाई मतलब वो इजीली, अगर आपने टाइम पे किया है ओव्यूलेशन के टाइम पे, तो वो इजीली हो जाता है आपका कंसेप्शन। बट सर, आई डोंट नो कि ये माइंडसेट बन गया है आजकल का, या कि आफ्टर 30 मतलब फर्टिलिटी योगा करना ही करना है, आफ्टर 30 कंसेप्शन होगा ही नहीं, हमें बहुत मुश्किल आ रही है, या फिर 4-5 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, सपोज कि नहीं चाहिए था या नहीं करना बेटा था, अबॉर्शन करा बेटा लिया, बेटा, तो इसका सबका अब होगा जवाब नहीं। आपके पास है, आपको हाँ, अच्छे से पता है। हमने डिस्कस भी किया अपने वीडियोस पे, अपने क्लासेस में, कि एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव नाम की एक दवाई आती है, आईपिल या और डिफरेंट राइट डिफरेंट कई ब्रांड्स की आती है। ये सबसे बड़ा जहर होता है फीमेल्स के लिए। सर, मेरा मेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसी की वजह से हुआ था, मेरा फ्लैपियन फ्लू निकल चुका है। इसलिए आपको समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। ओके, ओके सर। नमस्ते सर। नमस्कार बेटा। मेरा एक सवाल है। हाँ, आपने बोला कि पीसीओडी और इसमें हार्मोन्स का है, तो अगर सब कुछ करके वो देखा है, पीसीओडी का सब टेस्ट हो गया है, सब हो गया है, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, टेस्ट सब नॉर्मल है। दीपाली, इसका बड़ा अच्छा सा जवाब है। वेट लॉस हाँ, होता ही है। आप अगर अपनी स्क्रीन ऑन कर लेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, जो लोग सुनेंगे आपको, उनको ये ना लगे कि कौन बोल रहा है। तो अगर आप ऑन कर लेंगे तो बेहतर है। और अगर नहीं ऑन कर सकती तो जबरदस्ती भी नहीं है। देखिए क्या होता है कि वेट लॉस जो है वो बड़ा सब्जेक्टिव है। वेट लॉस 3 चीजों से होता है। पहली चीज है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। दूसरी चीज है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। और ओके। तीसरी चीज है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। ठीक। तो अगर किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, तो इसके अच्छा ना होने के 3 कारण। या तो आपके पास हीमोग्लोबिन कम है, या तो आपके पास ऑक्सीजन कम है, या आपके पास थायरॉक्सिन कम है। तो तीनों में जो भी कम हो उसको बढ़ा लीजिए और फिर एक्सरसाइज कीजिए, आप डेफिनेटली रिजल्ट पाओ। वेट लॉस का जो सबसे अच्छा सीक्रेट है ना, वो यही है कि पहले ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन और थायरॉक्सिन को ठीक करो। उसके बाद आप जितनी एक्सरसाइज करोगे ना, फिर वो कैलोरी डेफिसिट वाला आपका फॉर्मूला यूज करना है कि आपने 2200 खाया और 2500 बर्न कर दिया। विन विन सिचुएशन, 300 कैलोरीज का रोज का डेफिसिट और हफ्ते भर में आधा किलो कम। ठीक है, तो वेट लॉस जो है ना, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन अच्छा नहीं है तो भी वेट लॉस नहीं होगा। किसी का ऑक्सीजन परसेंटेज अच्छा नहीं है तो भी वेट लॉस नहीं होगा। किसी का थायरॉक्सिन अच्छा नहीं है तो भी वेट लॉस अच्छा नहीं होगा।
तो आपको थायरॉक्सिन, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, इन तीनों पे काम करने की जरूरत है। और अगर ये तीन चीजें आपने ढंग से कर ली ना, तो वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चौथी चीज खाने पे रेस्ट्रिक्शन और एक्सरसाइज को बढ़ाना। ओके। लेकिन सर डाइट वगैरह सब करके देख लिया उन्होंने। देखिए दीपाली, एक बात बताइए, आपने अगर हाई स्कूल का एग्जाम नहीं दिया और आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर लें, तो क्या फायदा? एडमिशन तो नहीं मिलेगा ना। सर बॉडी में ऑक्सीजन को इंक्रीज करने के लिए प्राणायाम, आपने अभी जैसे कहा कि कितना भी प्राणायाम कर लो वो नहीं होगा, तो उसके लिए तो माइक्रो योगा और सूर्य नमस्कार, जो कार्डियो वाली चीज आपने बताई थी हमें। पैदल चलिए, आप सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, ये सारी चीजें आपका ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाएंगे। ओके सर। और थायरॉक्सिन का सर? थायरॉक्सिन जो है वो हाइपोथैलेमस से टीआरएच आता है और पिट्यूटरी से टीएसएच आता है। ठीक, तो जब हाइपोथैलेमस अच्छा काम करेगा तो पिट्यूटरी अच्छा काम करेगी, और पिट्यूटरी अच्छा काम करेगी तो थायरॉक्सिन अच्छा बिल्कुल सीक्रेट। आएगा। तो रोज नियम से 5 मिनट का ध्यान या 5 मिनट की भूत शुद्धि का अभ्यास भी थायरॉक्सिन को ठीक करने के लिए अमेजिंग है। सॉरी, 5 मिनट में भूत शुद्धि होगा नहीं, 15 मिनट लगेंगे इसके। 15 मिनट लगेंगे, 5 times देन जी 1 टाइम, जी इसके 3 साइकिल। जी। सर क्या बोला आपने, दोबारा रिपीट कर सकते हैं प्लीज? कार्तिक, ये तभी आप समझेंगे जब हमारा पेट को अटेन करेंगे, क्योंकि भूत शुद्धि एक्सरसाइज जो है वो हमने एक ब्रीदिंग टेक्निक तैयार की है, जो हम सिखाते हैं, जिससे ब्रेन के फंक्शन को हम इम्प्रूव करते हैं और क्रेनियल प्रेशर को स्लो डाउन करते हैं। तो ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है भूत शुद्धि। ओके सर। अच्छा निशा, आप हैं योगा? नमस्कार, बताएं। म्यूट है निशा। हेलो सर। हाँ, ठीक है। सर मुझे ये जानना था, आईवीएफ में ये कौन सी ये पिल्स का क्या रोल होता है, वो क्यों दी जाती है आईवीएफ में? कौन से पिल्स? एक सेकंड, मेरे पास मैं एक्चुअली लिख रही थी वो क्वेश्चन। तब तक अगर किसी और का कोई सवाल है तो बोल दीजिए, मैं निशा का सवाल इसके बाद ले लूंगा। जी, थैंक यू नाजिया, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। जो लोग, जिनको देर हो रही है, प्लीज वो सेशन ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज ये मैं सवाल लोगों के इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनके वो कंफ्यूजन दूर होंगे, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। तो जो जाना सर चाहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है वो, हाँ, सो देखिए क्या, उनका आईवीएफ में क्या रोल होता है सर? हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान देते हैं, क्योंकि ये पिल्स इसलिए दी जाती हैं जिससे आईवीएफ साइकिल पे नेचुरली एक ओव्यूलेट ना हो, एक सिर्फ तैयार हो और उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो इसमें क्या उसको करते हैं, रोका जा सके। पहले एक को तैयार करते हैं, जब एक तैयार हो जाती हाँ, है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो तो सर ये ओव्यूलेशन, उस वहां पर ये कोई हार्मफुल नहीं होती है टैबलेट? भाई इनका काम ही यही है कि आपकी साइकिल को बेहतर करना। अगर आपके पीरियड ढंग से नहीं आ रहे हैं तो भी आप कंट्रासेप्टिव पिल्स लोगे तो पीरियड ठीक हो जाएंगे। कंट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब ही ये है कि ये ओवुलेशन को रोक देती हैं, लेकिन एग की क्वालिटी को नहीं खराब करती। तो ये एग की क्वालिटी को इनहांस कर देंगी, और फिर बाद में उस एग को बाहर निकाल के एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में इसको फर्टिलाइज करा लिया जाएगा,
मेल के स्पर्म के साथ, और फिर जब ये फर्टिलाइज होके ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो उस टाइम पे इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा यूट्रस। मुझे ये जानना था कि ये उस केस में तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते ना इसके, नहीं नहीं, इसका काम ही क्योंकि है। मैंने बहुतों को खाते हुए देखा है। हाँ, इसका काम है ओवुलेशन को रोकना, क्योंकि अगर ओवुलेशन होगा तो फिर कंट्रासेप्शन कैसे होगा ना, इसीलिए कंट्रासेप्टिव पिल्स ओवुलेशन रोक देते हैं, इससे बच्चे नहीं होते। पर ये एग की क्वालिटी को हैम्पर नहीं करती, नहीं तो एग की क्वालिटी हैम्पर होगी तो फिर कभी बच्चे नहीं होंगे। जी जी। चलिए, तो किसी और का कुछ सवाल है थैंक यू क्या? सर। थैंक यू निशा। और सब मजेदार चल रहा है निशा? उसकी डिलीवरी हो गई जी नॉर्मल? सर बिल्कुल। उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई? हाँ सर नॉर्मल हुई। मुझे रात को 3 बजे मैसेज कर दिया था। मैंने उनको बोला था कि जब भी वो मुझे मैसेज किया था, उन्होंने मुझे 3 बजे ही मैसेज कर दिया था। फिर उनके हस्बैंड ने ग्रुप में बाद में डाला था। उन्होंने बोला जैसी हुआ मैं सबसे पहले तुम्हें मैसेज करूंगी। मैंने कहा थैंक यू। हमको बहुत अच्छी न्यूज है। सो बस ऐसे ही अच्छे अच्छे न्यूज लाते रहिए, अच्छे नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी। पारुल को मैंने मैसेज किया था, पारुल का मैसेज आया था। हाँ, पारुल पारुल हॉस्पिटल स्टार्ट कर रही है ना। हाँ तो अभी करेंगे। मैं मैसेज कर रही हूँ उनको 1-2 दिन से, तो कह रही मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, घर जैसे ही मैं आती हूँ मैं आके कांटेक्ट करती हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करो जल्दी थोड़ा। और अभी वो 41 वाली उनका मैंने मैसेज नंबर था मेरे पास, मैंने मैसेज किया तो उन्होंने बोला अभी नहीं, अभी तो दिया है नेक्स्ट मंथ कोई नहीं, ये डेट है हमारी। ज्यादा पर्सनल हो जाएगा निशा, इसको रहने देते। हाँ तो मैंने कहा चलो ठीक है अच्छा है। ओके सर थैंक यू। चलिए, आप बाय। समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। निशा हमारी तरफ से प्री नेटल योगा सिखा भी रही हैं, तो जल्दी जल्दी नेचुरल डिलीवरीज करा रही हैं, तो बस वही हम थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक बातचीत करने लगे थे, उसके लिए सॉरी। चलिए, आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर ये सर। सर चले गए? यही हो कार्तिक बोले। सर क्या ये कोर्स ऑफलाइन भी होते हैं? ऑफलाइन कार्तिक नहीं होता एक्चुअली। ऑफलाइन दिक्कत ये है कि आप कहाँ रहते हैं? सर मैं प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर के पास। तो आप प्रीत विहार में आप तो नोएडा आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग शहर में हैं। जी नहीं, जैसे आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया, क्या पता आपका विचार बन रहा हो कि ऑफलाइन स्टार्ट करें। हमारा इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन हम करते हैं बाकी सारे कोर्स, लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक कोर्स है ना, ये सिर्फ योगा टीचर्स के लिए। तो ऑफलाइन एक तो इसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे जैसे इस पे इन्वेस्टमेंट जुड़ता जाएगा, वो सब स्टूडेंट्स पे बढ़ता जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स को कुछ वैल्यू एडिशन करना हो ना, तो वो बहुत लिमिटेड प्राइस पे हो। तो एक तो इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा ऑफलाइन, दूसरा ये है कि ऑफलाइन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता काम करने के बाद कि फिर वो इंस्टीट्यूट जाएं, आने जाने में समय वेस्ट करें। लेकिन सर वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है ना, तो नहीं जैसे नहीं, कि वो सब कुछ इसमें भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कार्तिक, ये कोर्स इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है, इस पे थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ ब्यूटीफुली है। और सारे जो रिकॉर्डेड सेशंस है ना, उसमें हमने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है कि स्टूडेंट को देखते वक्त ये ना लगे कि वो रिकॉर्डिंग देख रहा है। इसीलिए मैंने सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग ना करके क्लास की रिकॉर्डिंग्स रखी हैं, सो दैट उनको इंटरेक्शन और लोगों की पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती हैं। सर ऑफलाइन में ये होता है ना कि कोई पेशेंट्स आते हैं आप लोगों के पास, तो हम लोग उनको डील करते हैं, वैसा होता है नहीं इसका। नहीं, वो यहाँ भी पॉसिबल है, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑनलाइन भी पॉसिबल है। आपको कितने पेशेंट चाहिए बताइए, हम पेशेंट देखते हैं। अब देखिए, अभी निशा बता तो रही थी आपको कि नेचुरल डिलीवरी हुई, 3 बजे रात को उनको मैसेज आया, बताइए। तो ये कितना एक्साइटमेंट होता है ना जब उनके पेशेंट्स की डिलीवरी होती है और उनको रात को 3 बजे मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी, इस मोड पे भी आप सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा ऑफलाइन होता है, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन कोर्स है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।